हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का मिनी टेस्ट नंबर 11। इससे पहले अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन मिनी टेस्ट। उसमें आपके लिए 10 टेस्ट जो है ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप नए हैं और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और बिल्कुल नए नए, ताकि आपका जो रिवीजन अच्छे से हो सके। साथ ही साथ आप ये भी देख सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। एक मॉक टेस्ट की तरह आपका भी मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स जब भी आप दें तब भी आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन का आने वाला हो, प्रयोगशाला परिचारक का आने वाला हो, एसआई, पटवारी, आरआई, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए हमेशा काम आएगा आपको। तो आप इसको देख के हमेशा रिवीजन की तरह ले सकते हैं, मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी हम लगभग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ एनालिसिस करेंगे और आपका रिवीजन भी कराएंगे। इसलिए यहाँ पे कोट लिखा हुआ चलो रिवीजन कराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी हैं सब जो है क्वेश्चन जो है मैंने खुद ही तैयार किया है और थोड़ा आपको ये न्यू टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना जो इंक है पेन का, उसका कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला प्रश्न है आपके लिए आज का कि 1946 में निर्मित संविधान सभा के 299 सदस्यों में छत्तीसगढ़ के शामिल सदस्य कौन कौन थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1946 में हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ था ताकि संविधान जो है हमारे देश के लिए निर्माण किया जा सके, तो उसमें देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 299 सदस्यों का चयन किया गया था। तो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र पे में भी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो आप कह लीजिए मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ जो वर्तमान में है, इस क्षेत्र से कितने सदस्य शामिल थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय 6 सदस्य जो है शामिल थे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, लेकिन वो 6 सदस्यों में कौन कौन से सदस्य थे आपको ये पता करना है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या रविशंकर शुक्ल थे, बैरिस्टर छेदीलाल थे, घनश्याम सिंह गुप्त, सुंदरलाल शर्मा, राम प्रसाद पोटाई, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और माधवराव सप्रे, इसमें से कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जो उसके हिस्सा थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अगर आपको पता होगा तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और जितने भी 15 क्वेश्चंस का यहाँ पे मैं करा रहा हूँ एनालिसिस, सबको आपको चेक करना है कि 15 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद एनालिसिस को ध्यान से सुनना है। कुछ इंपॉर्टेंट लगे, नया लगे तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए, तो 1946 का जो संविधान सभा का गठन हुआ था जिसमें कुल 299 सदस्य थे, उसमें छत्तीसगढ़ के 6 सदस्य तो थे ही। कौन कौन? तो पहले जो रविशंकर शुक्ल थे, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे बैरिस्टर छेदीलाल, ये भी थे। तीसरा घनश्याम सिंह गुप्त, ये भी थे। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके बाद राम प्रसाद पोटाई जो थे वो बिल्कुल थे। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है ये नहीं थे। ठीक है, ठाकुर छेदीलाल थे लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह नहीं थे। ठीक है, और माधवराव सप्रे भी नहीं थे। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 4 ही नाम दिया गया, रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, सुंदरलाल शर्मा नहीं है और राम प्रसाद पोटाई। ये 4 ऐसे नाम हैं जो संविधान सभा के सदस्य थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 5, 1 2 3 और ये 5। ठीक है, तो 4 नाम तो यहाँ पे मिल गया। 5वां और 6वां आपको याद रखना है। 2 और नाम क्या था? तो 5वें नंबर पे आपको याद रखना है किशोरी मोहन त्रिपाठी, किशोर मोहन त्रिपाठी, किशोर मोहन त्रिपाठी। ठीक है, और जो 6वें नंबर पे उनका नाम याद रखिएगा गुरु अगम दास। ठीक है, गुरु अगम दास। ठीक है, तो ये 6 सदस्य तो संविधान सभा के सदस्य में थे। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में थोड़ी सी इनका अगर जानकारी ले लें तो देखिएगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो हैं ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। छत्तीसगढ़ का जो राजधानी रायपुर है वहाँ पर उन्होंने, ठीक है, जो यहाँ पे मैं थोड़ा ये, तो रविशंकर शुक्ल जो है ये रायपुर के अंदर विद्या मंदिर योजना चलाए थे। ठीक है, कौन सा योजना? विद्या मंदिर
योजना किसने चलाया था? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में चलाया था। ठीक है, इसके बाद 1956 तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद जब 14 रियासतों का विलय हो रहा था देश के पूरे, जैसे सरदार पटेल के साथ मिलके, तो इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये सब कुछ इनके बारे में जानकारियां तो बहुत सारी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। एक विद्या मंदिर योजना याद रखिएगा। बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में याद रखेंगे तो बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म जो है बिलासपुर के अकलतरा में 1886 में हुआ था, याद रखिएगा। और जांजगीर चांपा में इनके नाम से एक विद्यालय भी संचालित है, महाविद्यालय। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। और एक वकील थे, तो आपको याद रखना, बैरिस्टर से ही पता चल जा रहा है। इसके बाद आगे घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त जो हैं, ये जो देखिए संविधान सभा के सदस्य तो थे ही, साथ ही साथ संविधान में जो हिंदी शब्दावली जो यूज किया गया, जब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा था, तो उसमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका था घनश्याम सिंह गुप्त का। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हिंदी में जो अनुवाद करने वाली जो समिति थी, उसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं, जो संविधान का जो हमारा संविधान है उसका जब हिंदी में अनुवाद हो रहा था, तो उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। 1947 में जो अनुवाद समिति थी, उनकी जब पहली बैठक हुई थी, ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी अनुवाद समिति की? तो 1947 में। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बैठक हुई, तो दूसरी बैठक हुई थी कब? 1947 में ही दूसरी जब बैठक हुई थी, तो उसमें सर्वसम्मति या फिर कह लीजिए सर्वमान्य, सबके मान्य रूप से दूसरी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, किसको? घनश्याम सिंह गुप्त का। तो ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना है। इसके बाद राम प्रसाद पोटई। राम प्रसाद पोटई को याद रखिएगा कि ये कांकेर जिला में कन्हारपुरी एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। और ये जो देखिए, जो कांकेर रियासत थी उस समय की, तो कांकेर रियासत से कोई नहीं गया था, तो इनको राम प्रसाद पोटई जी को संविधान सभा के सदस्य बनाकर इनको भेजा गया था। ठीक है, कांकेर रियासत के मतलब बोल सकते हैं कि प्रतिनिधि के रूप में वहां पे ये इनको भेजा गया था। ठीक है, राम प्रसाद पोटई को। इसके बाद पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी, यहाँ पे मैंने बताया था, ये रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से थे। और बाल श्रम को रोकने के लिए और महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था, जिसमें पंचायती राज की स्थापना होता है, इन सभी विषयों पर जो किशोर मोहन त्रिपाठी हैं, उनकी अहम भूमिका निभाए थे इन्होंने। साथ ही साथ ये भी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, उसके ये सदस्य थे। ठीक है, कौन? किशोर मोहन त्रिपाठी। याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। और गुरु अगमदास जो हैं, ये राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, नशा मुक्ति, मानव उत्थान, स्वदेशी और स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागिता रही थी। 1947 में जो कांग्रेस के समर्थन से जो भारत के संविधान निर्माण समिति में भी इनको शामिल किया गया था। कब? 1947 में। जो कांग्रेस थी वो समर्थन किया था कि गुरु अगमदास को भी संविधान सभा में शामिल किया जाए, तो ये शामिल किया गया था इनको। इसके बाद जब स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हुआ 1951 में, तो इनको जो है निर्वाचित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर से सामान्य सीट से चुनाव लड़े थे और लोकसभा का सदस्य जो है बनकर ये चुने गए थे और लोकसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये सब कुछ जानकारी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये 6 जो महत्वपूर्ण यहाँ पे मैंने नाम बताया जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनके जो है विशेष रूप से इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा के बारे में विचार करें। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी इससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम थोड़ा छत्तीसगढ़ की जो राजकीय गमछा है, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसके जितने भी कथन हम इनको पढ़ते हैं। पहला कथन है कि इसका लोकार्पण 14 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। दूसरा, इसके ऊपर राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वनभैंसा, मांदर, बस्तर के प्रमुख गौर मुकुट आदि अंकित किया गया है। तीसरा, यह राजकीय गमछा 2 किस्मों में निर्मित है, टसर सिल्क और कॉटन कपड़े के रूप में। और चौथा, गमछे की चौड़ाई 24 इंच और लंबाई 84 इंच है। इसमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके चारों के चारों कथन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो न्यूज़ में इसलिए है कि जो हाल ही में जब इंडियन स्काउट गाइड का फेलोशिप एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था, तो जो इंडियन स्काउट गाइड का जो फेलोशिप के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है M.A.K. मिक्की, M.A.K.
मिकी। तो इन्होंने इस गमछा को पहना था, ठीक है। कोरिया के इक्सिन सिटी के मेयर जुंग हुल यूल को छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गमछा जो है इसको ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया गया था, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में है। अब देखिएगा ये सभी के सभी बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो गमछा जो है इसको 14 अक्टूबर 2021 को भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका लोकार्पण तो किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर इन सारी चीज़ों का भी अंकन किया गया है। देखिए इस गमछा को तैयार करने के लिए जो भी जितने भी पारिश्रमिक होता है, जितना भी कमाई होता है, इसका जो 95% है वो जो बुनकर हैं तथा जो गोदना शिल्पकार हैं उनको ये दिया जाता है। दो तरह के रूप में ये अवेलेबल हैं, दो तरह के किस्मों में, टसर सिल्क और कॉटन कपड़े के रूप में, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका चौड़ाई लंबाई आपको याद रखना है, 24 इंच चौड़ाई और 84 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि जो टसर सिल्क है, टसर सिल्क की जो गमछा है इसका जो बुनाई होता है सिवनी चांपा के जो बुनकर होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिवनी चांपा के जो बुनकर है उनके द्वारा इसकी की जाती है। और वहीं जो कॉटन कपड़े वाला जो है इसकी अगर कहाँ से किया जाता है, अगर आपसे पूछ दे तो इस गमछे की, तो जो कॉटन वाली जो गमछा है इसकी जो बुनाई है, इसकी बुनाई जो बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव के जो बुनकर हैं उनके द्वारा उनके हथकरघों से किया जाता है। किसका? इस कॉटन का। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो टसर सिल्क वाला जो गमछा है इसका जो कीमत है प्रति नग वो 1534 रुपये है। कितना है? 1534 रुपये है। इसमें जीएसटी जो है जोड़ा गया है, ऑलरेडी जोड़ा हुआ है। और जो कॉटन गमछा है, ठीक है, इसकी जो कीमत है 239 रुपये है, जीएसटी सहित, याद रखिएगा। और जो सिल्क गमछा जो है टसर सिल्क वाला, इसके बुनाई के लिए जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है 120 रुपया प्रति नग, और जो कॉटन गमछा है इसके लिए मजदूरी 60 रुपये प्रति नग दी जाती है। ठीक है, तो मजदूरी जो है मजदूरों को 60 रुपये यहाँ पे और यहाँ पर 120 रुपये, दुगुना। लेकिन कीमत अगर पूछ देगा तो टसर सिल्क वाला जो गमछा है उसका कीमत 1534 रुपये विथ जीएसटी, और कॉटन कपड़ा वाला है जिसका 239 रुपये विथ जीएसटी। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि अच्छा प्रश्न था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए है जो कि पहाड़ों से संबंधित है। क्वेश्चन है कि मैकल श्रेणी के चोटियों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे चोटियों का नाम दिया है, इसको घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए कुछ सभी का तो यहाँ पे कितना ऊंचाई है नहीं दिया जाता, लेकिन एक लगभग अनुमान लगा सकते हो। बदरगढ़ की जो चोटी है ये आपको कवर्धा कबीरधाम जिले में मिलेगा और इसकी जो ऊंचाई है 1176 मीटर है। ठीक है, इसके बाद जो झाला पहाड़ आप देख रहे हैं कहीं पे, ये झाला पहाड़, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 1136 मीटर है। ठीक है, 1136 मीटर। देवसानी की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1057 मीटर की है। ठीक है, तो ये चार का ही है, बाकी जो है इनके घटते क्रम में मैं अभी कुछ बता देता हूँ। तो देखिए इन अगर चारों को सबसे पहले आप अरेंज करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले जो है आपको बदरगढ़ की चोटी मिलेगी जो कि सबसे ऊंची है। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, सबसे ऊंची है 1176 मीटर। तो अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ये दोनों तो ऐसी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा ये। 1176 मीटर के बाद दूसरे नंबर पे आता झाला पहाड़, ये 1136 मीटर, ये दूसरा नंबर पे आ गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे जाएंगे तो देवसानी की पहाड़ी, ठीक है, देवसानी की पहाड़ी ये जो है तीसरे नंबर पे आएगा, मतलब पांचवा जो है तीसरे नंबर पे आ गया। तो देखिए 1, 6, 5 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पे है, तो इस प्रकार ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख लीजिए 1, 5, 6, 1, 6, 5 हो गया। पहले बदरगढ़ की चोटी सबसे ऊंची, इसको मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। बदरगढ़ ये सबसे ऊंची, बदरगढ़ की चोटी के बाद आ जाएगा हमारा झाला पहाड़, झाला पहाड़ के बाद देवसानी की पहाड़ी। ठीक है, देवसानी के पहाड़ी के बाद आएगा अमरकंटक 1057। ठीक है, अमरकंटक के बाद, इन सब की ऊंचाई जो है प्रॉपर पता नहीं है लेकिन फिर भी एक ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ। अमरकंटक की पहाड़ी के बाद हमारा कहाँ तक हो गया, ये तो हो गया। इसके बाद तीसरा लीलावनी की पहाड़ी आती है।
ठीक है, लीलावनी की पहाड़ी, लीलावनी की पहाड़ी के बाद भरकुंड की पहाड़ी, ये सभी की सभी पहाड़ियाँ जो है वो मैकल श्रेणी की है। ठीक है, और चौथे और लास्ट नंबर पे है सोनभद्र की पहाड़ी। ठीक है, सोनभद्र। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है। ऐसे ही केवल यही पहाड़ी का ही नहीं, बाकी भी जो पहाड़ी हैं उन सब के भी बारे में याद रखना। मेन पार्ट में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई जो एटलीस्ट मेन है। ठीक है, इसके बाद जो बैलाडीला की पहाड़ी है, इसके बाद आप जितने भी मतलब पहाड़ियाँ हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो सभी वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे सीजी वाला, तो वहाँ पे आप मैप के माध्यम से बताएंगे। मेरे वीडियोस जो है उसमें भी अवेलेबल है, मैंने पढ़ाया है ये सब पहाड़ियों को। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न आपके लिए कि नगर निगम मुख्यालय रायपुर को किस नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो नगर निगम मुख्यालय रायपुर में है उसको किस नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी भवन, मितानिन, संवेदना या फिर सिहावा भवन, किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको जो नगर निगम मुख्यालय रायपुर में है उसको महात्मा गांधी भवन या फिर महात्मा गांधी सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मितानिन है इसको जिला पंचायत जो रायपुर है उसको मितानिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिला पंचायत जो रायपुर है इसका जो कार्यालय है, जो सदन है, जो भवन है, उसको मितानिन के नाम से जाना जाता है। संवेदना किसको, तो विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास है रायपुर में उसको संवेदना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का निवास को संवेदना के नाम से जाना जाता है। और सिहावा भवन क्या है, तो जो जल संसाधन प्रमुख होते हैं, ठीक है, जल संसाधन प्रमुख अभियंता, जल संसाधन प्रमुख अभियंता जो रायपुर के हैं, इसको सिहावा भवन के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी याद रखिए, आप कोई क्वेश्चन कर, कोई कमेंट करके बता सकता है कि मिनी माता भवन जो है किसको कहा जाता है, मिनी माता भवन। ठीक है, इसके बाद शिवनाथ भवन भी आपने सुना होगा, शिवनाथ भवन, और एक और आपने शायद सुना होगा सोना खान। ठीक है, सोना खान, तो सोना खान तो जो खनिज भवन है रायपुर के अंदर उसको सोना खान के नाम से जाना जाता है, खनिज भवन को। ठीक है, मिनी माता भवन क्या है, तो विधानसभा भवन का नाम जो है, जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा का जो भवन है उसको मिनी माता के नाम से जाना, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जो निवास है उसको संवेदना के नाम से जाना जाता है। शिवनाथ भवन जो है ये प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, ठीक है, जल संसाधन विभाग को शिवनाथ भवन के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर क्या क्या चीज का है, सिहावा भवन क्या है, जल संसाधन प्रमुख अभियंता रायपुर, जल संसाधन प्रमुख अभियंता, ठीक है, उसके भवन को कहा जाता है। लेकिन शिवनाथ भवन क्या है, प्रमुख अभियंता जल संसाधन, जो विभाग है, डिपार्टमेंट का जो भवन है उसको शिवनाथ भवन के नाम से, लेकिन जो जल संसाधन प्रमुख अभियंता रायपुर में है उसको सिहावा भवन के नाम से जाना जाता है। ये पूरा आपको याद रखना है, कई बार से आपसे पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है कि ईब की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदी जो है ईब की सहायक नदी है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद जो विकल्प है उसका चयन करना है। देखिए, जो ईब नदी है इसके बारे में थोड़ा सा तब तक जानकारी ले लेते हैं। ईब नदी की जो लंबाई है ये 202 किलोमीटर है। ठीक है, 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर पूछे कि कितना बहता है तो मात्र 87 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ के अंदर इसकी बहाव क्षेत्र है। और जो ईब नदी है इसका जो उद्गम होता है खुर्जा की पहाड़ी से होती है। ठीक है, जसपुर के अंदर जो पंडरा पाट है, ठीक है, जसपुर के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस ईब नदी के अंदर ही। अब जो ईब की सहायक नदियां हैं उसमें देखिएगा कौन कौन सा है, इसमें सीरी नदी है, बिल्कुल सही है, सीरी के बाद खोरुंग नदी भी है, ये भी ठीक है, ये कोयराज नदी नहीं है, कुरकुट नदी भी नहीं है, डोरकी और मैनी नदी है। तो ये चार नदियां, सीरी, खोरुंग, डोरकी और मैनी, ये चारों नदियां जो है
ईब नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर देख लीजिए 1 2 5 6, 1 2 5 6 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये ईब नदी के ऊपर 2 जलप्रपात आपको याद रखना है। कौन कौन सा जलप्रपात? तो तुलबुल नहीं यार, कहाँ पहुंच गया, गुल्लू, बेने और छुरी। गुल्लू, बेने और छुरी, ये तीनों जलप्रपात किसके ऊपर है? ईब नदी के ऊपर स्थित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो कोयराज और कुरकुट है ना, ये दोनों मांड की सहायक नदी है। ये कोयराज नदी मांड नदी की सहायक नदी है, और जो कुरकुट नदी है ये भी मांड नदी की सहायक नदी है। इसके बाद जो ईब नदी है ये संबलपुर के पास महानदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, संबलपुर के पास महानदी में जाके मिल जाती है। कौन? ईब नदी। ठीक है, ये सब ईब नदी के बारे में आपका जानकारी। चलिए अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह मृदंग वादक, राजा भूपदेव सिंह तबला वादक, अजगर प्रसाद शास्त्रीय गायक और वनमाली नेताम शहनाई वादक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वनमाली नेताम जो है ये शहनाई वादक नहीं है, बाकी ये सब बिल्कुल ठीक है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह मृदंग वादक हैं, राजा भूपदेव सिंह जो है वो तबला वादक हैं, अजगर प्रसाद जो है शास्त्रीय गायक हैं, ये बिल्कुल सही है। ये वनमाली नेताम जो है ये कांकेर की एक, ठीक है, कांकेर के एक चित्रकार हैं। ठीक है, ये कांकेर के एक चित्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के खाद्य संग्राहक और शिकारी जनजातियों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे प्रमुख जातियां हैं जो खाद्य संग्रहण का काम करते हैं और साथ ही साथ शिकारी के कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार या फिर हलवा, चारों में से कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति जो हैं ये दोनों खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं, साथ ही साथ शिकारी जनजाति के रूप में भी जाने जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से अरेंज करना है। ठीक है, क्रमबद्ध रूप से इसको बताना है कि कौन सा घटना कब हुआ था। अब ये आप तभी बता पाएंगे जब इन सब का आपको ईयर पता हुआ होगा कि कौन से साल में क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं पहले इसका ईयर। तो ये सबको आप नोट डाउन करके लिखिएगा। तो देखिए जो झंडा सत्याग्रह हुआ था ये मार्च 1923 में हुआ था। ठीक है, झंडा सत्याग्रह कब? मार्च 1930। जो काकीनाडा अधिवेशन है, ठीक है, ये झंडा सत्याग्रह, इसके बाद जो काकीनाडा अधिवेशन है ये दिसंबर 1930 में हुआ था, दिसंबर 1923 में हुआ था। ठीक है, दुर्ग जिला में राजनीतिक परिषद का जब अधिवेशन हुआ था तो ये 10 मार्च, ठीक है, मतलब मार्च 1924 में हुआ था, 10 या 16 मार्च को हुआ था, एक बार आप कंफर्म कर लेना, लेकिन ये मार्च 1924 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बेलगांव सम्मेलन तो आप सभी को पता होगा कि 1924 में हुआ था, लेकिन ये मार्च के बाद ही हुआ था। ठीक है, 1924 में ही हुआ था लेकिन मार्च के बाद हुआ था। इसके बाद अछूतोद्धार कार्यक्रम राजिम के अंदर हुआ था, ये 1925 में हुआ था, और यूथ लीग का जो गठन हुआ था ये 1928 में हुआ था। तो अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से तो सब ऑलरेडी जो है अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अरेंज किया हुआ है कि नहीं? देखिए ध्यान से इसको, तो बिल्कुल अरेंज किया हुआ है, इसलिए 1 2 3 4 5 से ये डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा कि कौन से में कब हुआ था। अगर ये डेट आपको पता होगा तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसके उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ये सब। ये अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये सारे ऑर्डर में ही दिया गया तो बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन है कि ई राघवेंद्र राव असहयोग आंदोलन के दौरान कोई सहयोग नहीं किया था। दूसरा है ई राघवेंद्र राव एक वकील थे। तीसरा, जुलाई 1941 में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के 8 भारतीय सदस्यों में ई राघवेंद्र भी शामिल थे। कौन सा इसका सही है? इसका डी सही है, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में तो उसमें इनका बहुत ही योगदान था। ठीक है, तो अगर छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है उसको जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर मैं बताऊंगा। बट याद रखिएगा जो ई राघवेंद्र एक वकील तो थे ही,
और इनका असहयोग आंदोलन में भरपूर सहयोग था, इसलिए ये वाला कथन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ई राघवेंद्र राव एक वकील तो थे ही, और साथ ही साथ जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 8 भारतीय थे और उसमें ई राघवेंद्र राव भी शामिल थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 2 और 3, पहला वाला गलत है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, उसको ध्यान से देखना है, इसके बाद उत्तर देना है। डायरेक्ट हम सुमेलित किसी एक को खोज लिए और मार दिए, गलत हो जाए। ठीक है, लभरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ था क्या? तो बिल्कुल सही है कि जो लभरा जंगल सत्याग्रह है ये सितंबर 1930 में हुआ था, और ये लभरा है कहाँ? तो ये महासमुंद में है। ठीक है, महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ का। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अरिमर्दन गिरी ने किया था। ठीक है, अरिमर्दन गिरी ने इसका नेतृत्व किया था। दूसरा है मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930, ये भी बिल्कुल सही है। डेट अगर याद रखना है, ये देखिए ये वाला का अगर डेट याद रखना है तो ये 8 सितंबर को, ठीक है ना, 8 सितंबर 1930 को हुआ था लभरा। जो इसका देखेंगे तो ये 24 जुलाई को हुआ था। अगर डेट याद रखना है तो 24 जुलाई 1930 को हुआ था। और मोहबना पोड़ी जो जंगल सत्याग्रह ये बालोद में हुआ था, ये बालोद जिले का है। इसका नेतृत्वकर्ता जो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ से पूछा जाता है ना, इसीलिए मैं सबको जो इंपॉर्टेंट है मैं एक जगह अरेंज कर दिया हूँ। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये टॉपिक आपका यहीं पे रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे जोड़ा है। तीसरा जो है ये बांधाखार, बांधाखार जंगल सत्याग्रह नवंबर 1930 में नहीं हुआ था, ये वाला जो है असुमेलित है। ठीक है, बांधाखार जंगल सत्याग्रह नवंबर 1930 में नहीं हुआ था, ये सुमेलित 1930 में हुआ था लेकिन नवंबर नहीं था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी की, जो बांधाखार है ये आपको कोरबा जिले के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोरबा के पास भी अगर देखें कटघोरा, उसके आसपास मिलेगा। और ये बांधाखार जो जंगल सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व मनोहर लाल शुक्ल ने किया था। ठीक है, मनोहर लाल शुक्ल के द्वारा किया गया था। देखिए ये सभी के सभी 1930 में है, और 1930 में आप सभी को पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण है उसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये सारे जो जंगल सत्याग्रह जो विकल्प में दिया गया है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान के आंदोलन है, जंगल सत्याग्रह है। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 9 सितंबर को हुआ था। ठीक है, कब? 9 सितंबर को। और तमोरा भी आपको महासमुंद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख थे उसमें यति यतन लाल जैन। ठीक है, यति यतन लाल जैन हो गए। इसके बाद शंकर राव गनौद वाले, शंकर राव गनौद वाले, ये दोनों का नाम जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह से है। ठीक है, एक जगह अगर पूछ दे कि जो छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह धमतरी में मिलेगा ये जंगल सत्याग्रह। और ये जो है असहयोग आंदोलन के समय, ये बाकी ऊपर वाले जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है ये, लेकिन ये प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। और ये कब? तो याद रखिएगा 21 जनवरी 1922 को हुआ था। इसका जो नेतृत्व करने वाले थे उनमें जो थे श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू और एक और याद रखिएगा बाली ठाकुर। ठीक है, ये सभी के सभी जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है रहस्य के बारे में। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। रहस्य की प्रस्तुति मुख्यतया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णित श्री कृष्ण लीला के आधार पर होती है। दूसरा है
रहस के कार्यक्रम स्थल को रहस बेड़ा या फिर बेड़ा कहा जाता है। तीसरा है छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत रतनपुर के कलचुरी शासकों के समय हुआ था। इसका बिल्कुल सही है कि तीनों के तीनों की कथन बिल्कुल सही है, 1 2 3 तीनों सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए जो रहस होता है इसको अन्य नाम से रहस लीला, रास लीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जनरली जो रहस है होली के अवसर पर किया जाता है, जो 7 से 9 दिन तक लगभग चलता है। ठीक है, होली के अवसर पर 7 से 9 दिन तक। और यह छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का एक प्रतीक के रूप में है। और छत्तीसगढ़ में जो रहस होता है तो किसके पांडुलिपियों से होता है, तो बाबू रेवा राम द्वारा जो रचित पांडुलिपि है। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ, बाबू रेवा राम की जो पांडुलिपि है उनकी पांडुलिपियों पर आधारित होती है, उनकी पांडुलिपियों पर प्रचलित होती है। देखिए जो ये रहस है इसमें एक विदूषक होता है। ठीक है, जो विदूषक है एक तरह का हास्य कलाकार के रूप में होता है। अगर रहस के प्रमुख जो कलाकार हैं उनका नाम अगर कुछ लोगों का जान ले तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार से पूछ देता है। एक हो गए कौशल सिंह, ठीक है, विशेषर सिंह, कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह, और एक जो बिलासपुर के मंझला महाराज। ठीक है, बिलासपुर के मंझला महाराज। तो ये सभी के सभी जो हैं ऐसे कलाकार हैं जो कि रहस्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट था। 12वां प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक संस्था रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए रवेली नाचा पार्टी का स्थापना किसने किया था, दुलार सिंह मंद्रा जी, रामचंद्र देशमुख, हबीब तनवीर या फिर दाऊ महासिंह चंद्राकर, किसने किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दुलार सिंह जो मंद्रा जी हैं उन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की थी 1928 से 1929 के बीच में कभी तो किया था इन्होंने। ठीक है, 1928-29 में किया था। जो रामचंद्र देशमुख हैं इनसे संबंधित 2 लोक संस्थाओं का नाम याद रखना। एक छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसका स्थापना रामचंद्र देशमुख ने 1951 में किया था। ठीक है, इन्हीं से संबंधित एक और आपको याद रखना है चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इसका स्थापना भी रामचंद्र देशमुख ने 1971 में किया था। ठीक है, हबीब तनवीर के बारे में तो आप जानते हैं, ये तो बहुत फेमस है किसके लिए, हिंदुस्तान थिएटर के लिए। हिंदुस्तान थिएटर का स्थापना किसने किया था, हबीब तनवीर ने किया था। कब, 1954 में किया था। एक और इनसे संबंधित आप याद रख सकते हैं नया थिएटर, नया थिएटर की स्थापना इन्होंने 1959 में किया था। ठीक है, ये जो दाऊ महासिंह चंद्राकर है इनसे संबंधित आप एक याद रखिएगा सोनहा बिहान जो पार्टी है। ठीक है, सोनहा बिहान की स्थापना इन्होंने किया था। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ये कमेंट करके बताइए कि जो चिन्हारी नाचा पार्टी है, ठीक है, चिन्हारी नाचा पार्टी, इसका स्थापना किसने किया था, कमेंट करके कोई बताएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न अब देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में असुमेलित विकल्प कौन सा है। देखिए इधर हमको पर्व दिया गया, राइट साइड में जो हिंदी के जो महीने होते हैं वो दिया गया कि कौन से महीने में होता है। यहाँ पे असुमेलित को पता करना है। सरहुल चैत्र माह, गोचा पर्व आषाढ़ माह, हरेली भादो माह, चैतरई पर्व चैत्र माह में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो सरहुल है चैत्र माह में होता है, बिल्कुल सुमेलित है। और जो सरहुल होता है चैत्र माह में उरांव जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये तो पूछा जाता है सरहुल किस जनजाति के द्वारा, तो उरांव जनजाति के द्वारा चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ये जनरली जो सरगुजा संभाग है या सरगुजा संभाग के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साल वृक्ष के आने पर, जो साल वृक्ष में जो फूल लगने लगते हैं तब इस पर्व को मनाया जाता है। और इसमें सूर्य देवता जो धर्मेश होते हैं और जो धरती माता है उनका विवाह आयोजन किया जाता है इस सरहुल पर्व के अंदर।
गोंचा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये बस्तर के क्षेत्र में भी अगर जगदलपुर जो है वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, जगदलपुर में। इस त्यौहार में मुख्य रूप से ये जो शुक्ल पक्ष द्वितीय, जो आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष द्वितीय होता है, उस दिन क्या किया जाता है, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाता है, ठीक है। तो गोंचा पर्व जो है रथ यात्रा से संबंधित है, ठीक है। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाता है। हरेली भादो माह में नहीं होता, ठीक है। हरेली जो है सावन महीने में होता है या श्रावण मास में होता है, ठीक है। श्रावण मास का या फिर श्रावण अमावस्या जो होता है, यहाँ पे अमावस्या लिख देता हूँ, श्रावण अमावस्या को जो है हरेली पर्व मनाया जाता है। इस हरेली पर्व को गेंडी पर्व के नाम से भी कई बार से जाना जाता है। गेंडी पर्व जो इस दिन गेंडी नृत्य भी किया जाता है। मुख्य रूप से यह किसानों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद भादो माह का कुछ त्योहारों का अगर नाम देखना है तो आप देख सकते हैं भादो माह में क्या क्या होता है। भोजली पर्व होता है, ठीक है, वो किस महीने में होता है, भादो माह में ही होता है। भोजली के साथ साथ एक होता है बहुरा चौथ, ये भी भादो माह में होता है। इसके बाद हल षष्ठी आपने सुना होगा, ठीक है, हल षष्ठी। जन्माष्टमी, पोला, ये सभी के सभी त्यौहार जो हैं वो भादो माह के अंदर मनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे सभी तरह के त्योहारों को देख लिया जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे थे। यहाँ पे तो हमने ऑप्शंस को यहाँ पे जनरली एक्सप्लेन करते हैं, तो वही ऑप्शन को एक्सप्लेन किए हैं। बाकी त्यौहार पर्व तो बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए उसको मैं किसी एक वीडियो में कवर कर दूंगा। 14वां प्रश्न है आज का हमारा कि 1914 में जनजातियों के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित व्यक्तित्व ताना भगत, ठीक है, ताना भगत जो है किस जनजाति से संबंधित है। देखिए हमारे जो जनजातीय व्यक्तित्व, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार से पूछा जाते हैं। हमारी जो जनजातियाँ हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थी, चाहे वो अपने हक की लड़ाई की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता के लिए बात हो, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चर्चित में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनजाति लिखा हूँ, इससे संबंधित व्यक्तित्व को आपको बताना है कि जो ताना भगत है वो किस जनजाति के थे। बिंझवार, उरांव, धुरवा या फिर अबूझमाड़िया, किस जनजाति के थे, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी, जो ताना भगत थे ये उरांव जनजाति के थे, ठीक है। अच्छा, बिंझवार जनजाति के कौन थे, तो आप सभी को शायद पता होगा कि सोना खान विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह, ये जो थे बिंझवार जनजाति के थे। अभी इनका जो है 10 दिसंबर को किस डेट के रूप में किस लिए जाना जाता है, आप बता सकते हैं क्या, जो इन्हीं से संबंधित है, वीर नारायण सिंह से संबंधित है। 10 दिसंबर अभी निकला है, तो ये किस लिए 10 दिसंबर इनसे संबंधित है आपको बताना है। तो उरांव ताना भगत हो गया। धुरवा जनजाति से एक भूमकाल विद्रोह हुआ था, आप सभी को पता होगा। विद्रोह वाला सेक्शन जो है मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक MCQ बनाकर तैयार किया है, तो क्वेश्चन डाला हुआ है एक वीडियो, तो आप जरूर जाके देख सकते हैं। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था गुंडाधुर के नेतृत्व में, ठीक है। और ये गुंडाधुर जो थे ये धुरवा जनजाति के थे, याद रखिएगा। अबूझमाड़िया में अगर जाएंगे तो आपने गेंद सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है। गेंद सिंह जो थे वो अबूझमाड़िया जनजाति के थे। परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता थे। परलकोट विद्रोह 1824 से 25 के आसपास हुआ था। ये सब मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। कुछ और भी अगर देखेंगे तो माड़िया जनजाति का, ठीक है, माड़िया जनजाति में एक चेंद्रू मंडावी का आपने नाम सुना होगा। इसको टाइगर किड के नाम से जाना जाता है, चेंद्रू मंडावी। और ये कह लीजिए कि जो बस्तर अंचल के जो हॉलीवुड का पहला हीरो कौन है, तो चेंद्रू मंडावी है। हॉलीवुड में इसकी मूवी इनके द्वारा जो है बनाया गया, इनके ऊपर बनाया गया था। जो रानी दुर्गावती थी ना, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, इतिहास अगर पढ़ा होगा तो। रानी दुर्गावती जो थी वो गोंड जनजाति की थी। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, मुंडा विद्रोह, ये झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, मुंडा विद्रोह। तो ये बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा जनजाति के थे, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए अब हम 15वां और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15वां प्रश्न है कि NTPC जमनी पाली कोरबा की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है।
1975, 1978, 2002 या फिर 2014 कब हुआ था? देखिए 1975 जो है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एनटीपीसी का स्थापना हुआ था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसको 2010 के अंदर महारत्न कंपनी की दर्जा दे दी गई थी। ठीक है, कब? 2010 में महारत्न कंपनी की दर्जा दे दी गई थी एनटीपीसी की। और बात आती है एनटीपीसी जमनी पाली कोरबा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है कि एनटीपीसी जमनी पाली जो कि कोरबा में स्थित है, इसका स्थापना 1978 में हुआ था। लेकिन इसका उत्पादन कब हुआ था अगर पूछते? ठीक है, एनटीपीसी जमनी पाली का उत्पादन कब हुआ था, मतलब यहाँ पे उत्पादन कब से शुरू हुआ था? तो 1983 से। ठीक है, याद रखिएगा। 2002 किस लिए है? तो 2002 को याद रखिएगा कि जो एनटीपीसी सीपत है बिलासपुर के अंदर, एनटीपीसी सीपत बिलासपुर, इसका स्थापना 2002 में हुआ था। लेकिन इसके द्वारा उत्पादन का कार्य 2008 से शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको कि सुपर क्रिटिकल कोयला तकनीकी पर आधारित देश का जो पहला एनटीपीसी है वो एनटीपीसी सीपत ही है। ठीक है, 2014 की अगर बात करें तो हमारा जो एनटीपीसी लारा है रायगढ़ में, एनटीपीसी लारा जो कि रायगढ़ में है, इसका स्थापना हुआ था। इसका जो उत्पादन 2019 से शुरू हुआ था। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पे एनालिसिस किया। क्वेश्चंस कैसे थे आप कमेंट करके जरूर बताएं, और 15 में से आपका कितना सही हुआ आप वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अगर हमारे आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत सारे जो है आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से संबंधित आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि सीजीपीएससी जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपका मॉक टेस्ट जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी ABCD, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन PDF वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो डाउट को भी हम वहाँ पे सब मिलके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।